देखिए, चर राशियाँ वेरिएबल क्या होते हैं? वह राशि जो भिन्न भिन्न मान ग्रहण कर सकती है चर राशि कहलाती है। जैसे पैदावार, आयु, मजदूरी, भार, बैरोमीटर, पाठ्यांक वगैरह। ठीक। अचर राशियाँ वह होती हैं जो एक ही मान ग्रहण कर सकती हैं, अचर राशि कहलाती हैं। कांस्टेंट इन्हें बोलते हैं। जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थियों की आयु का अध्ययन करना है तो कक्षा 12 जो है वह अचर राशि है, जबकि आयु जो होगी वह चर राशि होगी, जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएबल को आप पद भी लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, या आप इसे वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो चर राशियों के अब हम प्रकार जानें। ये दो तरह की हो सकती हैं, सतत चर राशि और असतत चर राशि। सतत वह राशि जो किन्हीं दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण कर सकती है, सतत चर राशि कहलाती है। 1.5 और 2 मीटर के बीच की सभी ऊंचाइयों के मनुष्य संभव हो सकते हैं, अतः यह सतत चर राशि है। इसी तरह से 0 से 10 प्राप्तांकों में से कई बच्चे 1, 2, 3, 4, 8, 9 ऐसे करके जो भी अंक पाने वाले बच्चे होंगे वो सब इसी में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सतत चर राशि है 0 से 10। असतत चर राशि क्या होगी? वह राशि जो सभी संभव मानों को ग्रहण नहीं कर सकती, असतत चर राशि या खंडित चर राशि कहलाती है। डिस्क्रिट भी इसे बोलते हैं। डिस्क्रिट यानी खंडित। तो किसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या केवल पूर्णांक मान ही हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 यही हो सकते हैं। लेकिन जब आपने 0 से 10 कहा है तो किसी बच्चे के नंबर 5 और 6 भी हो सकते हैं, तो किसी के 5.5 भी हो सकते हैं। यहाँ पर मान जो है वो 5.5, 5.25 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको सतत कहा जाता है। लेकिन असतत में जो मान होंगे वो केवल पूर्णांक होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी श्रेणियों की, यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। तो ये अलग से पूछा जाता है कि सांख्यिकी श्रेणियों से आप क्या समझते हैं। तो सांख्यिकी तथ्यों को किसी निश्चित आधार पर व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है उसी को हम सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं। इसमें होरेस सेक्रिस्ट कहते हैं कि सांख्यिकी में समंक श्रेणी उन पदों या इकाइयों के गुणों को कहा जा सकता है जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार अनुविन्यासित किए जाएं, अरेंज किए जाएं। कॉर्नर भी इसी मामले में कुछ बातें कहते हैं कि यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि एक के मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतरों से संबद्ध हो, तो इस प्रकार उपलब्ध क्रम को सांख्यिकी श्रेणी या समंक माला कहते हैं। ये बात शायद समझ में आ गई हो। चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कोई दो चर मूल्य हैं, वेरिएबल्स हैं, और इनको एक साथ ऐसे क्रमबद्ध आप कर लें, इस तरह सीक्वेंस में रख लें कि एक के मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतरों से संबंधित हों, यानी कि एक के जो डिफरेंस हैं, जो मापनीय अंतर है, यानी कि मेजरेबल डिफरेंस है, वो दूसरे के मेजरेबल डिफरेंस से अलग हो, तो इस प्रकार उपलब्ध क्रम को सांख्यिकी श्रेणी या समंक माला बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 15 वर्षों में भारत के इस्पात उत्पादन के समंक सुव्यवस्थित क्रम में रखे जाएं, तो ऐसा ही विन्यास सांख्यिकी श्रेणी कहलाएगा। जैसे ये वार्षिक अगर हो जाएंगे तो एक एक साल का अंतर हो जाएगा। 2012, फिर 2013, फिर 2014, तो एक एक साल के डिफरेंस पे है, तो इसे आप बोलेंगे क्या? सांख्यिकी श्रेणी। तो सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार जान लीजिए। ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो समय, काल और परिस्थिति के आधार पर होती हैं। अगर आप समय के आधार पर देखेंगे तो इन्हें हम टाइम सीरीज़ बोलते हैं। सीरीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम, शॉर्ट में टाइम सीरीज़। इन्हें हिंदी में कालानुसार श्रेणी बोलते हैं। अच्छा, स्थानानुसार इन्हें हम बोलते हैं स्पेशियल, स्पेस से बना है स्पेशियल सीरीज़, सीरीज़ ऑन अकॉर्डिंग टू स्पेस, स्पेशियल। ठीक है, और स्पेस होना चाहिए यहाँ पे, ओके। स्पेस यानी स्थान, और परिस्थिति यानी कि सीरीज़ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इन्हें कंडीशनल सीरीज़ या कंडीशन सीरीज़ भी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, रचना के आधार पे ये व्यक्तिगत श्रेणियाँ, इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ यानी कि खंडित श्रेणियाँ होती हैं, और सतत होती हैं। पहले हम जानेंगे कालांतर श्रेणी यानी कि टाइम सीरीज़। देखिए, समय के किसी भी माप को हम ले लें, जैसे एक वर्ष ले सकते हैं, एक महीना, एक सप्ताह, दिन, मिनट, सेकेंड, कुछ भी ले लें, कोई भी एक समय की इकाई ले लेंगे। उसके आधार पर वर्गीकृत समंकों का व्यवस्थित क्रम जब कालानुसार रखा जाएगा तो उसी को हम कालांतर श्रेणी या कालानुसार श्रेणी बोलते हैं, टाइम सीरीज़ बोलते हैं। यदि गत 10 वर्ष की जनगणनाओं से उपलब्ध भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को समयानुसार व्यवस्थित कर लिया जाए
तो इसको हम काल श्रेणी बोलेंगे। देखिए यहाँ पर भारत की जनसंख्या दी गई है। 1921 में ये 25.2 करोड़ थी, 1931 में 27.9 करोड़ थी। ऐसे ही 10 साल के अंतर पे ये बढ़ करके 2011 में 121 करोड़ हो चुकी है। अब 2020 से जनगणना शुरू होने को है, 2021 तक ये फिर से हमारे समक्ष होगी। तो ये आपके सामने जो उदाहरण है ये टाइम सीरीज़ का उदाहरण है कालानुसार श्रेणी की। स्थानानुसार श्रेणी में कोई ना कोई एक स्थान हम लेंगे। वो स्थान कोई महाद्वीप हो सकता है, कोई देश हो सकता है, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव, मोहल्ला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थान होना चाहिए। तो एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है 2011 का। तो राज्य दिए गए हैं, साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है। तो आंध्र में यह 67.66% है। इसी तरह से सबका दिया गया है। तो ये क्या है? ये दरअसल स्थान श्रेणी है। फिर परिस्थिति के आधार पर भी श्रेणियाँ होती हैं, सीरीज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जब समंक श्रेणी का निर्माण किसी परिस्थिति में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है तो उसे परिस्थिति के अनुसार श्रेणी कहते हैं। यदि विद्यार्थी के ऊंचाई के वर्ग बनाकर उन्हें श्रेणी में प्रस्तुत किया जाए तो वह परिस्थिति के अनुसार श्रेणी कहलाएगी। रचना के आधार पर समंक श्रेणियाँ। रचना के आधार की अगर हम बात करें, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा कि इसमें एक तरफ आपको सूचना दे दी गई कि परिवार हैं ABCD और उनकी मासिक आय कितनी है, 1300, 8000, 1900, अलग अलग परिवारों की अलग अलग आय दी गई। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल वेरिएबल होते हैं या चर होते हैं बस। ठीक, ओके। इसे आप जैसा चाहें कालानुसार, स्थानानुसार श्रेणी में आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। असतत या खंडित श्रेणी जो होते हैं ये डिस्क्रीट सीरीज़ होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह श्रेणी असतत या खंडित श्रेणी कहलाती है जिसमें प्रत्येक इकाई का यथार्थ माप दिया गया होता है। विभिन्न पदों के चर मूल्यों में एक निश्चित अंतर होता है। पद अधिकतर पूर्णांकों में ही होते हैं। 3-4 बातें हैं। प्रत्येक इकाई का एक यथार्थ माप दिया गया हो, यथार्थ मतलब वास्तविक माप दिया गया होगा। प्रत्येक पदों के चर मूल्यों में एक निश्चित अंतर होगा और इसके अलावा इनके पद अधिकतर पूर्णांकों पर ही होंगे, पूर्णांकों में ही होंगे। इनके अन्य विभाग तथा उपविभाग इसमें नहीं किए जाते हैं। दुर्घटना, व्यक्ति, पृष्ठ संख्या, बच्चों की संख्या आदि इसी तरह की श्रेणी के उदाहरण हैं। कभी कभी शब्दों के अक्षरों की गणना के आधार पर भी सतत श्रेणी का निर्माण करने के लिए कहा जाता है, जिसे हम बाद में जानेंगे। ठीक है, जैसा वो कहा जाएगा। जब प्रेषण में समान मूल्य के कई पद आ रहे हों और पदों की संख्या बहुत अधिक हो तो बहुत बार हम उन पदों के मूल्यों को लिखकर उनके सम्मुख वो कितनी बार आए हैं ऐसा मान के वो कितनी बार आए वो उनकी बारंबारता लिख दी जाती है। इसी को हम खंडित श्रेणी बोलते हैं। जब तक ये बारंबारताएँ नहीं लिखी जाती हैं वो श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। जैसे ये 40 अंक हैं, इसे असतत श्रेणी में बनाना है। अभी ये व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है। 6, 5, 1, 4 ऐसे करके 40 अंक हैं। इसको अगर आपको असतत में बनाना है तो आपको पद लिखने होंगे, जो भी पद दिए गए हैं। जैसे ये यहाँ पे 6, 5, 1, 4 कुल मिला करके यहाँ पे 1 से लेके 10 अंक ही दिए गए हैं, लेकिन ये 40 बार आए हैं। तो आपने केवल 1 से लेकर के 10 तक के अंक लिख लिए असेंडिंग ऑर्डर में। फिर ये देख लिया कि 1 कितनी बार आया है, वो 10 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो जब आपने पद और बारंबारता लिखना शुरू कर दिया तो यही आपकी कहलाएगी असतत श्रेणी। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़। ये आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। फिर बात आती है कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या होती हैं। तो इसे ध्यान से सुनिए। पहले थ्योरी समझना बहुत कठिन है, ये समझ तो आप जाएंगे, लेकिन थ्योरी समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपको ये लिखना भी होगा। तो सतत श्रेणी में विभिन्न पदों के मूल्यों में निरंतरता होती है। ये बहुत थोड़े अंश में ही बदलते हैं। इन्हें कुछ वर्गों में रखा जाता है। वर्गों में शामिल होने की संख्या को वर्ग आवृत्ति के रूप में नापते हैं, लिखते हैं। वर्गों में प्रस्तुत किए जाने पर मूल्यों के यथार्थ मूल्य तो स्पष्ट नहीं होते, यथार्थ माप स्पष्ट नहीं होते। प्रत्येक मूल्य को किसी एक वर्ग में एक वर्ग स्थान मिलता है। जहाँ पर एक वर्ग समाप्त होता है वहीं से दूसरा वर्ग शुरू हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मान के पद को कहीं ना कहीं अवश्य प्राप्त स्थान मिल ही जाता है। ऊंचाई, भार, लंबाई, आयु, इनका आप इस तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ के ज़रिए प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपके समक्ष है। विद्यार्थियों का भार अगर दिया गया है तो अधिकतम भार विद्यार्थियों का जो न्यूनतम भार है वो 40 से 45 है।
अब 40 किलो के नीचे क्योंकि किसी का वज़न नहीं होता, इसीलिए हमने 30 से 40 और 20 से 30 यहाँ पर नहीं लिया है। जो हमने पहला वर्ग लिया है वो 40 से 45 लिया है, फिर 45 से 50, ऐसे ही 70 से 75 लिया। और 40 से 45 वज़न के विद्यार्थियों की संख्या 12 है, 45 से 50 के वज़न की 28 है, और 50 से 55 की 30 है, 55 से 60 की 23 है, और इसी तरह से बाद में 60 से 70 के 4 और 70 से 75 3 बच्चे हैं। कुल मिला के 100 बच्चे हैं। तो ये यहाँ पे जब वर्ग दिए गए होते हैं तो ये आपकी सतत श्रेणी कहलाती है, कंटिन्यूअस सीरीज़। क्या? कंटिन्यूअस सीरीज़। ओके, तो ये सतत श्रेणी का यहाँ पे आपका उदाहरण है। ओके, सतत श्रेणी दो प्रकार की होगी, अपवर्जी और समावेशी, जिसे हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अपवर्जी श्रेणी वो होती है जिसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे वर्ग दिए गए होंगे, जिसमें पहले वर्ग की जो अंतिम जो उच्च सीमा होगी वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होगी। ठीक है। समावेशी श्रेणी कौन सी होती है? इसमें एक वर्ग के अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग के अंतराल की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती, जैसे कि उसमें होता है अपवर्जी में। इसमें किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों को उसी वर्ग अंतराल में शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार की श्रेणी में किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की सीमा में एक या कोई भी संख्या जनरली कम कर दी जाती है। ये इस तरह से दी गई होगी, वर्ग होगा 0 से 9 और फिर अगला वर्ग होगा 10 से 19। देखिए आप 9 और 10 में 1 का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही 10 से 19 था, यहाँ पर 20 से 29 है। तो ये आपकी कहलाती है समावेशी श्रेणी। ठीक है। उसके बाद में फिर बात आती है, अगर आपको समावेशी श्रेणी दी गई हो, उसको अपवर्जी में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? देखिए 10 से 14 की 4 बारंबारता दी गई है, तो आप ये देख लीजिए कि 10 से 14 और 15 से 19 ये 2 क्लासेस हैं। पहले क्लास का जो अंतिम यानी कि उच्च सीमा है वो 14 है, अगले दूसरे क्लास की निम्न सीमा 15 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो 1 का आधा कर लेंगे यानी कि 0.5। ये 0.5 हर क्लास की न्यून सीमा से करना है माइनस और उच्च सीमा में करना है प्लस। तो अगर आप ऐसा करें 10 में से आप 0.5 घटाएं 1/2 यानी कि 0.5 घटाएं तो क्या बचेगा? 10 में से 0.5 घटा के बचेगा 9.5 और 14 में 0.5 जोड़ दें तो 14.5 आ जाएगा। 15 में आप 0.5 घटा दो तो आएगा 14.5 और 19 में आधा जोड़ लो तो आएगा 19.5। इस तरह से आप देखिए कि ये बन गई है आपकी अपवर्जी श्रेणी। इसमें पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की न्यून सीमा वही हो गई। तो इस तरह से आपने समावेशी को अपवर्जी में बदल लिया। एक और टॉपिक आता है असतत और सतत श्रेणियों में अंतर क्या है। असतत और सतत श्रेणियों में अंतर यहाँ पर दिया गया है। मैं इसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आज का आपका काम है कि आप इसे अच्छे से समझें और अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ में ना आए तो पूछें। इनके यहाँ तक कि आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो आज आपको नोट्स में क्या क्या लिखना है? एक तो आपको सतत और असतत श्रेणियों के अंतर लिखने हैं, समावेशी को अपवर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए ये उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल एज इट इज़। ये पूछा जा सकता है कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में कैसे बदलते हैं, उदाहरण से बताइए। तो आपको यहाँ से ये लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद में इनका वर्णन किया गया कि अपवर्जी और समावेशी होते क्या हैं। तो आप ऐसे बनाएंगे, अपवर्जी और समावेशी श्रेणी से आप क्या समझते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और समावेशी को अपवर्जी में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो आप ये पूरा उदाहरण यहाँ तक नीचे तक लिखेंगे। ठीक। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि श्रेणियाँ वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लिखेंगे कि श्रेणियाँ जो होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक तो समय स्थान के आधार पे और दूसरा रचना के आधार पे। ये पूरा वर्णन करेंगे आप उदाहरण सहित। ठीक है। और उसके पहले आप लिखेंगे कि चर क्या होते हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, चर राशियों के प्रकार क्या होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जितना भी आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आपको आज बनाने हैं। ठीक।